किसी को बदलने का सही तरीका आखिर है क्या? उसे एक कठोर सच बताना या फिर चुपचाप बिना जताए थोड़ी सी दया दिखाना? एंटोन चेखव की एक बहुत ही मशहूर कहानी ठीक इसी सवाल की पड़ताल करती है। ये कहानी है एक झूठ की, काम के एक मौके की और दया के एक ऐसे चेहरे की जो अक्सर छिपा रह जाता है। चलिए इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही हताश सी गुहार से। एक वकील है सर्गे और उनके सामने एक भिखारी खड़ा है। वो दावा कर रहा है कि वो एक स्कूल टीचर था जिसे साजिशों का शिकार बनाकर नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी आवाज में बड़ी बेबसी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी कहानी में उतनी ही सच्चाई भी है? सर्गेई उसकी कहानी सुन तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक शक की घंटी बज रही थी। ये चेहरा, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। कुछ तो था जो उससे खटक रहा था। और तभी सर्गेई को सब याद आ जाता है। अरे, ये तो वही आदमी है जो उसे 2 दिन पहले मिला था। लेकिन तब उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। तब वो कह रहा था कि वो एक निकाला हुआ छात्र है। जैसे ही सर्गेई इस झूठ का पर्दाफाश करता है, वो भिखारी अपनी ही बुने जाल में बुरी तरह फंस जाता है। सर्गेई के लिए ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये उसके सिद्धांतों का अपमान था। उसे धोखेबाजी से सख्त नफरत थी। वो उस भिखारी को न सिर्फ डांटता है, बल्कि पुलिस बुलाने की धमकी तक दे डालता है। उसके लिए ये धोखाधड़ी की हद थी। अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो लुश्कोव नाम का ये भिखारी टूट गया। उसने मान लिया कि हाँ, वो झूठ बोल रहा था। उसकी असली कहानी तो ये थी कि वो एक गायक हुआ करता था जिसे शराब की लत ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अपनी सफाई में लुश्कोव कहता है कि भाई, सच बोलने पर कोई मदद ही नहीं करता तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ये सुनकर सर्गेई का रवैया और भी सख्त हो जाता है। उसके लिए भीख देना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अब एक ऐसा हल पेश करने वाला था जो उसके अपने सिद्धांतों पर टिका था। सर्गेई का जवाब एकदम सीधा, साफ और दो टोक था। काम। कोई भीख नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। उसका मानना था कि असली मदद पैसे देना नहीं, बल्कि किसी को अपने पैरों पर फिर से खड़े होने का एक मौका देना है, और ये उसका एक अटल सिद्धांत था। तो सर्गेई ने उसे लकड़ी काटने का काम दे दिया। अब लुश्कोव के पास कोई चारा तो था नहीं। उसने काम करने की इच्छा से हामी नहीं भरी, बल्कि शर्म के मारे और अपने ही शब्दों में फंस जाने की वजह से उसे हाँ कहना पड़ा। लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि ये मेहनत भरा काम उसके बस का बिल्कुल नहीं है। तो सर्गेई ने अपनी रसोइया ओल्गा को लुश्कोव को काम पर लगाने को कहा, और फिर वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा, इस बात से पूरी तरह संतुष्ट कि उसका जो सैद्धांतिक तरीका है वो एक इंसान की जिंदगी बदल रहा है। लेकिन बाहर जो नज़ारा था वो सर्गेई की सोच से बिल्कुल जुदा था। ओल्गा का चेहरा गुस्से से लाल था। वो लुश्कोव को घूर रही थी, उसे धक्का दे रही थी, और जब वो बेचारा कमजोरी से कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसे बुरी तरह डांट भी रही थी। सर्गेई को लगा कि ये सब अनुशासन का हिस्सा है, पर क्या सच में यही हो रहा था? करीब 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आई और बताया कि सारी लकड़ी कट चुकी है। सर्गेई मनी मन अपनी पीठ थपथपाता है। वाह, उसकी योजना काम कर गई। वो लुश्कोव को आधा रूबल देता है और कहता है कि वो हर महीने काम के लिए आ सकता है। इस तरह मदद का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। और लुश्कोव सच में आता रहा। हर महीने वो आता और छोटे मोटे काम करता, कभी बर्फ हटाता तो कभी गलीचे साफ करता। धीरे धीरे सर्गेई को भी उस पर भरोसा होने लगा, इतना कि जब वो अपना घर बदल रहा था तो उसने लुश्कोव को एक बेहतर काम दिलवाने के लिए एक सिफारिशी चिट्ठी दी, एक नकल नवीस की नौकरी के लिए। उस चिट्ठी के बाद लुश्कोव फिर कभी उस आंगन में दिखाई नहीं दिया। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। एक शाम थिएटर में सर्गेई की नज़र एक बड़े ही साफ सुथरे कपड़े पहने आदमी पर पड़ती है। वो उसे थोड़ा गौर से देखता है और फिर उसे पहचानकर चौंक जाता है। क्या ये सच में वही हो सकता है? हाँ, ये लुश्कोव ही था, लेकिन अब वो कोई भिखारी या मजदूर नहीं, बल्कि एक नोटरी था जो महीने के पूरे 35 रूबल कमा रहा था। ये एक ऐसा जबरदस्त बदलाव था जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सर्गेई तो अपनी खुशी और गर्व छुपा ही नहीं पा रहा था। उसे लगा कि इस शानदार बदलाव का सारा क्रेडिट उसी को जाता है।
वो लुश्कोव को याद दिलाता है कि देखो कैसे उसकी डांट और उसके सिद्धांतों ने एक इंसान को बचा लिया और सही रास्ते पर ला खड़ा किया। लुश्कोव सर्गेई को धन्यवाद तो कहता है, पर फिर एक ऐसा सच बताता है जो सर्गेई के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है, मुझे बचाने वाले आप नहीं, बल्कि आपकी रसोइया ओल्गा थीं। सर्गेई तो हैरान था। ओल्गा? वही गुस्सैल औरत जो उसे हमेशा डांटती रहती थी, ये कैसे हो सकता है? अब लुश्कोव उस दिन की असली कहानी बताने वाला था, और ये कहानी सर्गेई की हर धारणा को जड़ से हिला देने वाली थी। और यहीं पर कहानी का असली मर्म छिपा है। एक तरफ था सर्गेई का तरीका, जो सबके सामने था, डांट फटकार वाला, सिद्धांतों की दुहाई देने वाला। और दूसरी तरफ थी ओल्गा, जिसका तरीका बिल्कुल निजी और खामोश था। जहां एक तरफ सिर्फ मेहनत की मांग थी, वहीं दूसरी तरफ चुपचाप उस मेहनत को खुद कर देना था। ये सिर्फ दो तरीकों का नहीं, बल्कि दो अलग-अलग दुनियाओं का फर्क था। लुश्कोव बताता है कि असल में हुआ क्या था। हर बार जब वो काम के लिए आता, तो ओल्गा उसे देखकर रोने लगती थी। वो उसे अभागा और शराबी कहती थी, लेकिन नफरत से नहीं, बल्कि एक गहरे अफसोस के साथ। और फिर वो चुपचाप उसके हिस्से की सारी लकड़ी खुद काट देती थी। लुश्कोव कबूल करता है, सच तो ये है कि मैंने आपके लिए कभी एक भी लकड़ी नहीं काटी। इस एक खुलासे से कहानी का पूरा मतलब ही पलट जाता है। ये सिर्फ मदद करने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि इस बात की कहानी बन जाती है कि असली मदद दिखती कैसी है। क्या ये बड़े-बड़े सिद्धांतों के ऊंचे मंच से दी जाती है, या फिर चुपचाप किए गए एक निस्वार्थ काम में छुपी होती है? तो जो असली बदलाव था, वो सर्गेई के बड़े-बड़े भाषणों या काम देने से नहीं आया। उस बदलाव की चिंगारी तो ओल्गा के आंसुओं और उसके चुपचाप किए गए काम से जली थी। उसकी खामोश दया ने लुश्कोव के दिल को इस तरह छुआ कि सिद्धांतों की कोई भी कठोर आवाज कभी नहीं छू सकती थी। और शायद उसी ने उसे शराब छोड़ने और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की असली ताकत दी। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब हम किसी को बदलना चाहते हैं, तो हमें किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? सही सिद्धांतों पर टिके कठोर मार्गदर्शन पर, या फिर बिना किसी उम्मीद के चुपचाप किए गए एक दयालु काम पर? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।